मैं जब ब्लू वेलवेट देख रहा था और मेरे सामने फ्रैंक बूथ एज अ करेक्टर आता है तो मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ मदर बोर्ड, किसी इंसान के दिमाग में ये किरदार कैसे आ सकता है। फ्रैंक बूथ एज अ करेक्टर काफ़ी फ्रेजाइल, केओटिक और मासूम है एट द सेम टाइम। Oh, mommy. You receive a love letter from me, you're fucked forever. I'll send you straight to hell, fucker. इस मूवी के डायरेक्टर है डेविड लिंच और इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी नेक्स्ट लेवल की है, जिनमें आती है द स्ट्रेंज स्टोरी, द एलिफेंट मैन, इरेजर हेड, ब्लू वेलवेट जैसी माइंड फकिंग मूवीज। इनके जो मेन मूवी या प्लॉट होता है या करेक्टर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हाइपर केओटिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें विश्वास ही नहीं होता है। तो हमें इनकी मूवीज़ देख के समझ आता है कि डेविड लिंच इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएटिव पर्सन एवर लिव्ड ऑन अर्थ। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, हाउ टू बी क्रिएटिव नाउ डेज, what happened inside the brain of a creative person by the lens of David Lynch itself। तो क्रिएटिव लोगों को देखकर सबसे पहला सवाल आता है, आर दे स्पेशल। डेविड लिंच अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ऑर्डर और रूटीन बेस्ड इंसान है। वो ऑलमोस्ट सेम तरीके के कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, कैपेचिनो, स्मोकिंग। उन्होंने काफ़ी लंबे समय से बाहरी जीवन में ऑर्डर बना के रखा है ताकि उनका दिमाग रचनात्मक विचारों के लिए हमेशा खुला रहे। बिल्कुल इसी तरह स्टीफन किंग भी राइटिंग को लेके बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। रोज डेली बेसिस पे 6-7 पेजेस लिखते हैं, 9 to 5 की तरह एक्ट करते हैं एज अ राइटिंग जॉब। और इन्हीं की तरह एक और इंसान थे जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थे, हार्ड वर्किंग थे, जिनका नाम था एलिस हॉर। तो ये बात अराउंड 1840s की है। एलिस हॉर कौन है? इन्होंने स्विंग मशीन बनाई है। तो जब ये मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे तो इनकी अप्रोच उसके तरफ थी कि वो एक डमी हैंड बनाए जो उनके लिए स्विंग करे, पर ये बिल्कुल गलत था। वो ट्राई एंड एरर करते रहते थे, फेल होते रहते थे और ऐसी ही निरंतर मेहनत करते हुए एक दिन वो डेस्क पर सो गए और उन्हें उस समय सपना आया कि उन्हें कैनिबल्स का एक ट्राइबल उठा के ले गया है और उनको प्रेशराइज कर रहा है मशीन बनाने के लिए और बोल रहा है, कैनिबल कैनिबल इंसान बोल रहा है उन्हें कि आपको 24 घंटे में ये मशीन बनानी होगी। तो एलिस हॉर काफ़ी अपने सपने में परेशान हो जाते हैं, पर जब सपना ख़त्म होता है और वो जगते हैं तो वो एक चीज़ नोटिस करते हैं अपने सपने से कि जो स्पीयर होता है, जो भाला होता है एक कैनिबल इंसानों का, उस भाले का जो नोकीला पार्ट होता है ऊपर वाला, उसमें एक छेद था। तो एलिस हॉर उसे नोट कर लेते हैं अपनी कॉपी में और लेटर ऑन उस चीज़ पे काम करना चालू करते हैं कि कैसे सुई के पीछे ना छेद करके सुई के आगे छेद किया जाए। क्योंकि पहले वो ऐसे सोच रहे थे कि सुई के पीछे तभी तो होल्ड बनेगा, तभी तो मशीन काम करेगी, पर तुम्हें भी पता है सुई के आगे छेद होता है। और ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी उनके सबकॉन्शियस के द्वारा। और फिर लेटर ऑन यही लॉक स्टिक मैकेनिज्म के रचयिता बने, इन्होंने ही क्रिएट करा। तो मतलब हमें समझ आता है कि पहले आप किसी डायरेक्शन में हार्ड वर्क करते हो, नॉलेज गैदर करते हो, जिससे इंफॉर्मेशन लेके आपका सबकॉन्शियस आपको लेजेंडरी आइडियाज़ देता है जो मे बी और मे नॉट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, पर फिर एक और सवाल आता है, हाउ टू डेवलप आवर सबकॉन्शियस सो हाई। तो इसका सॉल्यूशन भी हमें डेविड लिंच देते हैं। And Maharishi Mahesh Yogi teaches a technique called transcendental meditation. तो ट्रांसेंडेंशियल मेडिटेशन बाकी मेडिटेशन से अलग इसीलिए है क्योंकि इसमें हम मेडिटेशन की तरह कंसंट्रेट, फोकस या एफर्ट नहीं मार रहे होते। इस मेडिटेशन में सिंपली हम सिंक डाउन कर रहे होते हैं। हम ट्रांससेंडिंग, इसे बोला गया, एक टर्म है ट्रांससेंडिंग। हम ट्रांससेंड करते रहते हैं, सिंक करते रहते हैं अपनी बेस लाइन थॉट्स से नीचे। हम सिंक डाउन करते जाते हैं और अपनी डीपर कॉन्शियसनेस को डिस्कवर करते हैं जहाँ पे बहुत ही लेजेंडरी आइडियाज़ हैं जो कि अनफिनिश्ड है और फ्रैगमेंट्स में है, टूटे हुए हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो, जब कोई इंसान की सबकॉन्शियस गोल्फ बॉल के साइज की होती है तो वो जब कोई मूवी देखता है, जब कोई बुक रीड करता है या काम करता है या ऑब्जर्व करता है खुद को या किसी और को, तो वो एक गोल्फ बॉल की ऑब्जर्वेशन या फिश या कोई भी चीज़ कैच करता है उस चीज़ से। पर अगर आपकी सबकॉन्शियसनेस इनलार्ज हो, साइज में बड़ी हो, तो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस और मूवीज से बहुत कुछ गैदर कर सकते हो। जब हम कोशिश करते हैं अपने सबकॉन्शियस को एक्सपैंड करने की, हम चाहत रखते हैं उस प्योर वाइब्रेंट
सबकॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है बहुत ही डीप है, तब हमारी अवेकफुलनेस, अवेयरनेस बहुत ही अलग लेवल पे चली जाती है। हम चीज़ों को अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही हम सिंक डाउन करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो सरफेस लेवल के डिप्रेशन, एंजाइटी, सॉरो, एंगर जो कि इम्पल्सिव है और डिस्ट्रैक्शन भरी इंफॉर्मेशन जिसका हमें कोई काम नहीं है, वो सारी चीज़ें सरफेस पे ही रह जाती है। हम नीचे आ जाते हैं अपने सोर्स के करीब, अपने साक्षी भाव के करीब, हमें जहाँ से आइडियाज़ आते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक नोइंगनेस है, एक कि यहाँ से हमें मिल सकता है शायद, वी नो समथिंग। पर फिर एक सवाल आता है जो सिनेमा ने हमें दिया है कि पेन, दुख, दर्द, आंसू, जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, क्रिएशन केओस से पैदा होती है, पर मैं कहता हूँ ये आधा अधूरा सच है। जितने भी है ना, संगीतकार, गायक, आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, देख ले तू। विंसेंट वोंगा ने अपनी पूरी जिंदगी डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस में काटी है। उनके ज़िंदगी के आखिरी कुछ सालों में उन्होंने सीवियर इलनेस फील करी है। उनके दांत तक निकल गए थे, उनको बॉडी पेन में थी पूरी तरीके से। वो अपने भाई पर डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से, थियो पर, फाइनेंशियली, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट था। तो दुनिया कहती है उन्होंने अपनी सफरिंग को यूज़ कर कर पेंटिंग्स करी। अगर वो सफ़र नहीं करते तो पेंटिंग नहीं बना पाते, पर ये पूरी तरीके से गलत है। A lot of people say, well, suffering is good for art. Look at Van Gogh, they say. And I say, let's take a look at Van Gogh. Van Gogh didn't go out painting because he hated it or he was suffering. The only time he was happy probably was when he was painting. He painted because he loved to paint. And the rest of his life was pretty miserable. He didn't sell anything. He was broke. A lot of times he's probably really hungry. It's just common sense. Suffering reduces, it's the enemy. Negativity is the enemy of creativity. अगर वो सफरिंग एंजाइटी को ख़त्म कर देते किसी भी तरीके से, तो क्या पता वो ग्रेटर आर्टिस्ट बन पाते। विंसेंट ने एक चीज़ करी जिसे हम कहते हैं कि सोर्स। अगर डिप्रेशन है, उसको चेंज करा मीनिंगफुल आर्ट में, दैट्स गुड। पर डिप्रेशन के बिना उनका काम बंद हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता था। ऐसे ही वो डिपेंडेंट हो गए थे अपनी डिप्रेशन या लोनलीनेस वाली लाइफ से, तकलीफ़ों से। उन्हें ऐसा लगता था अगर ये नहीं होगी तो मैं पेंट नहीं कर पाऊँगा। और यही उनकी ज़िंदगी भर रिस्ट्रिक्शन रह गई। अगर वो इन रिस्ट्रिक्शन को क्लियर कर पाते तो क्या पता वो ग्रेटर आर्टिस्ट बनते और भी ज़्यादा। हमें दिमागी पता है ये बात। व्हेन यू आर डिप्रेस्ड यू आर गोइंग टू लुक थिंग्स इन यू व्हिच इज़ डिप्रेसिव, and also look things in other which you feel about yourself which is also depression. I'm so depressed, I don't know what I'm doing. डिप्रेशन एक तरीके की सेल्फ सेंटर्ड आइडेंटिटी बना देना है कि अब डिप्रेशन हो गया है तो अब इसके अराउंड ही हम रिवॉल्व करते रहेंगे, इसके बारे में ही बात करेंगे, जो कि गलत है, जो कि मीडियोकर है। Yes. हम यहाँ पे अपनी सबकॉन्शियस ओशन को यूज़ ना करके अपनी बेस लाइन पर सरफेस लेवल पे चीज़ें जो हम महसूस कर रहे हैं उसी से ही क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए उसमें कोई बात नहीं आ रही। सो टू बी क्रिएटिव वी मस्ट एम ट्रैंक्विलिटी, शांति, सुकून, फ्रीडम, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, सरफेस लेवल डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो रही है। तो देखो जैसे बहुत ही लेजेंडरी राइटर है फ्रेडरिक नीचा, स्टीफन किंग, डेविड लिंच, स्टैनली क्यूब्रिक, बहुत लेजेंड लोग हैं। तो जैसे अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं इनकी तरह तो हमारे में बात इसीलिए नहीं आती है क्योंकि हमारे सर के ऊपर हम टॉपिक रखते हैं, उससे बहुत ही डीपली कनेक्ट हो जाते हैं, एकदम सर के ऊपर रख देते हैं जिससे हम उसकी अलग अलग डायरेक्शन नहीं देख पाते। वहीं ये लेजेंडरी राइटर्स उसको अपने हाथ पे रख लेते हैं, इतना डिसोसिएट कर जाते हैं उस आइडिया से, इतना अलग कर लेते हैं अपने आप को कि वो फुल्ली एग्जामिन कर पाते हैं उसे, अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसे समझते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं उससे। डिसोसिएशन इज द रियल पावर ऑफ क्रिएटिविटी। आप केओस क्रिएट नहीं कर सकते हो जब तक आप उसके अंदर ही रहना पसंद करोगे। अगर आपको केओस क्रिएट करना है, लिखना है, समझना है, तो आपको केओस के अंदर उबलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इस बात से एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट अबाउट द पीपल हु एक्सपीरियंस हैवी ट्रॉमा इन देयर लाइफ, इन देयर पास्ट। तो इसको हम समझते हैं J.R.R. टॉल्टन की कहानी से। तो J.R.R. टॉल्टन जब 24 साल के थे तो वो वर्ल्ड वॉर 1 में बैटल लड़ रहे थे। उनके भाई जैसे दोस्त
जो उनके साथ थे, उनके टीममेट्स थे, उनके बारे में वो अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने उन सब की लाशें देखी है, उनके सड़े गले, स्कल, शरीर, बदबू, मांस, खून, हार्मफुल गैसेस, ये सब देखी है। वॉर के दौरान वो बहुत ही हाई लेवल ऑफ फीवर से सफर कर रहे थे, और जब सोच के देखो, जब वो जिंदा बच गए इस वॉर से और इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने इस हैवी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को यूज करके क्या बनाया होगा। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो इतना खूबसूरत है जिसे बयां नहीं किया जा सकता है। उसके मॉरल रूल्स, गद्दी, चाहत, रिंग की भूख, वो हमारे रियल वर्ल्ड से है, पर पूरी तरीके से टॉल्टन ने उसे फ्रिक्शनलाइज कर दिया, फ्रिक्शन वे में अपनी कहानी को प्रेजेंट करा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि देखो यार, टॉल्टन ने अपनी हॉरिफिक मेमोरीज को एज अ लॉन्ग लास्टिंग क्राफ्ट में चेंज कर दिया, एज अ मीनिंगफुल क्राफ्ट में, जो उनकी अगर वो एज इट इज़ अपनी हॉरिफिक मेमोरी को क्रिएट करते तो शायद वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती जितना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रहेगी। 9 ऑस्कर इसे मिले थे। सो पीपल से दैट क्रिएटिविटी नीड केओस, क्रिएटिविटी नीड पेन, दर्द की जरूरत होती है। ये सच है पर आधा अधूरा। असल बात यह है कि डर के उबलते हुए पानी में जब तक आप रहोगे तब तक आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ उस उबलन में छटपटा सकते हो। सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी, सॉरो, एंगर, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एक मटेरियल है, पर जब आप अपने आप को उससे डिसोसिएट करते हो उसमें और खुद में डिस्टेंस मेंटेन करते हो, खुद की आइडेंटिटी को सिंक डाउन करते हो सरफेस लेवल पे, जब चीज़ें तैरती है तभी वो चीज़ क्रिएशन, एक क्राफ्ट बनने के योग्य होती है। तो आपको तड़पने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो उस तड़पन से 2 कदम पीछे लेकर उस तड़पन को एज अ गवाह, एज अ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करना। ये बात याद रखना इस वीडियो से कि जब भी आप अपनी कहानी, अपने काम में खुद होते हो तो उसके आप किरदार होते हो, पर जब आप उससे डिसोसिएट कर जाते हो, उसको एज अ काम देखते हो, एज अ टॉपिक देखते हो, तब आप उसके रचयिता, क्रिएटर बन जाते हो। तो इस वीडियो से हमने सीखा ट्रांसेंडिंग कैसे करते हैं, सिंक डाउन, सबकॉन्शियस में बिग फिश पकड़नी है, हमें स्मॉल फिशेस, सारी डिस्ट्रैक्शन सरफेस लेवल पे बन रही है, इसीलिए सरफेस लेवल छोड़ के हमें अपनी डीपर ओशन में जाना होगा, डीपर कॉन्शियसनेस में जाना होगा। वही ट्रू सेल्फ है। ये सफरिंग, डिप्रेशन, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन होती है। इनसे डर कर, इनसे पीछे हट जाना, इनको अपने ऊपर हावी ना होकर खुद का लेवल बढ़ाओ, सबकॉन्शियस लेवल बढ़ाओ, जिससे हर एक चीज़, हर एक विचार, टॉपिक, इंसान, मूवी तुम्हें एज अ हाथ में तुम्हारे नजर आए, तुम उसे रोटेट करके उसके सारे पर्सपेक्टिव्स नोट कर पाओ। ये सिर्फ तुम कर सकते हो जब तुम्हारी कॉन्शियसनेस काफ़ी डीप रूटेड हो, तुम्हारे सोर्स के करीब। So that's all for this video. Tell me what you feel about this video in comment section. Comment. That's all. Golden sunshine, Golden sunshine. muted sunshine, It's 65 degrees Fahrenheit. 54 degrees Fahrenheit, 70 degrees Fahrenheit.